एडल्ट वेबसाइट और एडल्ट कंजप्शन, जाने अनजाने में हम लोगों को मालूम ही नहीं कि हम कितना ज़्यादा इसमें दसते जा रहे हैं। अगर कोई इस चीज़ को डिनाई करेगा कि उसने कभी भी एडल्ट साइट्स, पॉर्न साइट्स नहीं देखी, तो ये बात मानने की नहीं है। क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन में से 13 बिलियन लोग डेली सर्च करते हैं, और जिसमें एशियंस की साइड है वो 7 बिलियन लोग। तो इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ का कोई भी बच्चा एडल्ट कभी ना कभी इस चीज़ से ना गुजरा हो। आज के समय जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तब हर एक सेकंड में अराउंड 28,000 यूजर्स अडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जानकर हैरानी होगी कि इस कंटेंट के ऊपर हर मिनट में 2.5 लाख रुपए स्पेंड किए जा रहे हैं इंटरनेट पर। हमारे लिए ये सब सिर्फ चंद कुछ वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये जो 10 सेकंड का प्लेजर आता है ये फ्री में नहीं मिलता। इस इंडस्ट्री के पीछे काफी कुछ ऐसा चलता है जिसे जानने के बाद आप खुद रिग्रेट करेंगे adult sites को कम। Technology is giving more people, mostly men, easy access to pornography. First exposed to porn when I was 8 years old, it's a multi-billion-dollar industry that years later, as an adult, the effects, well, kids are being exposed to more sexual images can be devastating for relationships and for sexual health than ever before, thanks to technology. आज इंटरनेट पे 4 मिलियन से भी ज्यादा अडल्ट साइट्स मिल जाएंगी, जो कि पूरे इंटरनेट का 12% कवर करती हैं। अब भले कॉर्नहब, फेक टैक्सी, ब्रेजर या फिर जितनी भी एडल्ट साइट्स आज तक आपने सुनी होंगी, इन सब को सिर्फ एक ही कंपनी ओन करती है। यानी कि पूरी एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक इंसान का हाथ है जो अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखता है। आज हम उस इंसान के साथ साथ इस पूरे एम्पायर को भी ब्रेक डाउन करेंगे। इसमें देखेंगे कि 5 मिनट के प्लेयर के लिए कितना खर्चा आता है और कितने ज्यादा लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अर्ली 2000s में जब इंटरनेट मेन स्ट्रीम नहीं हुआ करता था, तब हर तरीके के कंटेंट को देखने के लिए लोग सीडीज या डीवीडीज का यूज किया करते थे। अब चाहे वो मूवीज, टीवी शोज या फिर एडल्ट कंटेंट ही क्यों ना हो, उस वक्त एडल्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में एक कंपनी टॉप पर थी जो डीवीडीज के थ्रू इस कंटेंट को सेल किया करती थी। वो थी विविड एंटरटेनमेंट, जिनका ईयरली रेवेन्यू उस समय पे $100 बिलियन का था। लेकिन फिर ईयर बाय ईयर इंटरनेट मेन स्ट्रीम होने लगा और यूट्यूब और विमियो जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स भी लॉन्च हो गए। मैट ईजर, स्टीफन मैनोस, फेरस एंटन, ओसेम यूसुफ। साल 2004 में इन 4 लोगों का ग्रुप इंटरनेट पे कुछ पैसा कमाने के लिए डिफरेंट निशेस में वेबसाइट क्रिएट किया करता था, और इसने उन सारी वेबसाइट्स को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। पहला पे टू वॉच, दूसरा ट्यूब साइट्स यानी फ्री टू वॉच। ट्यूब साइट्स का जितना भी आइडिया था वो यूट्यूब से लिया गया था, क्योंकि ट्यूब साइट्स पर वीडियो शेयरिंग के लिए एडल्ट्स का एक प्लेटफॉर्म था और यूट्यूब नॉन एक्सप्लिसिट डाटा रखता था। तो यूट्यूब का जितना भी आइडिया था उससे उन लोगों ने पॉर्न साइट्स बनाई, जैसे रेड ट्यूब, यूपॉर्न, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे कॉपीराइट इश्यूज को फेस करना पड़ता था। इसी इशू को सॉल्व करने के लिए इन चारों ने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ब्रेजर्स। बेसिकली हॉलीवुड लाइक प्रोडक्शन कंपनी बट फॉर एडल्ट्स। अब ट्यूब साइट्स को बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल गई, उन पर बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट होने लगा और सिर्फ साल 2007 तक ही ट्यूब साइट्स इंटरनेट को पूरी तरीके से डोमिनेट करने लगी। फिर उसी साल मैट ईजर ने $3000 में एक डोमेन नेम परचेज किया जिसका नाम था cornhub.com, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। फ्री एडल्ट कंटेंट का मतलब था ये वेबसाइट लोगों के बीच में बहुत तेजी से पॉपुलर होने लगी। साथ में ट्यूब साइट्स को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही थी। तो अब इन चारों ने अपने बिजनेस को सीक्रेटिव रखने के लिए और लीगल इश्यूज से बचने के लिए एक पेरेंट कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था मैनविन, और अपनी सारी एडल्ट वेबसाइट्स को मैनविन के अंडरनीथ पुट कर दिया। लेकिन फिर भी साल 2010 में कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण उन्हें अपनी ये सारी एडल्ट वेबसाइट्स सेल करनी पड़ी और इन्हें खरीदा फेबियन थिलमैन ने। फेबियन मैनसेफ कंपनी का ओनर था, जिसके अंदर प्लेबॉय और वेबकैम जैसी और भी बहुत सारी एडल्ट वेबसाइट्स आया करती थी। इसका मतलब कॉर्नहब, रेड ट्यूब, पॉर्न साइट, ब्रेजर, अब उसके पास सारी वेबसाइट्स आ गई और इन सारी वेबसाइट्स का ओनर एक था, फेबियन थिलमैन। प्रोफेशन वाइज वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, जो सॉफ्टवेयर ये ट्रैक करता था कि कितने यूजर्स ने वेबसाइट के एड्स और बैनर्स पर क्लिक किया है। 2006 में उसने प्लेबॉय के राइट्स खरीदे और फिर 2010 में कॉर्नहब और बाकी ट्यूब साइट्स को एक्वायर किया।
फेबियन एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट भी था, तो उसकी ओनरशिप में कॉर्नम और भी तेजी से ग्रो करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपनी वेबसाइट को टॉप सर्चेज में कैसे लाना है। तो कॉर्नम को ग्रो करने के लिए टिलमैन को फंडिंग की जरूरत थी, तो उसने $350 मिलियन की फंडिंग उठाई और उसमें मेजर इन्वेस्टर्स थे JP मॉर्गन चेज, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। फिर 2012 में फेबियन ने मैनमैन और मैनसेफ इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई माइंडगीक के नाम से। अब जितनी मेडल वेबसाइट्स हो या उनका प्रोडक्शन हो, वो सब एक कंपनी के हाथ में था, जिसका नाम था माइंडगीक। हम कैसे चलता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा सीक्रेटिव रहना पसंद करती है और ये काफी शेडी भी है। हमें अपने सामने सिर्फ कुछ फाइनल मिनट्स का कंटेंट देखने के लिए मिलता है, जिसे सब लोग अपनी लस्ट, साइकोलॉजिकल और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के काफी लोगों के हिसाब से ये आज तक वर्स्ट और बी ग्रेडेड इंडस्ट्री है काम करने के लिए। Western and torn and doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual game. सबसे पॉपुलर वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिकिंग के थ्रू अपना प्रॉफिट जनरेट करने का एलिगेशन भी लगा है, इवन प्रूव हुआ है। और स्पेशली साल 2024 एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक काफी स्ट्रेंज ईयर रहा। सोफिया लियोनी, जिनकी 26 साल की उम्र में डेथ हो गई, और उसका रीजन था इंडस्ट्री से हुआ एक्सप्लॉयटेशन। और कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनकी डेथ के पीछे का कारण ड्रग ओवरडोज था। एमिली विलियम्स को लेकर भी सेम न्यूज है। ऑल्सो थियाना फिल्स एंडेड हर लाइफ ड्यू टू ड्रग ओवरडोज एंड मेंटल टॉर्चर। लाना रोल्स ने, जो कि इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्हें एक्सट्रीम एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स किया जाता था, और एडल्ट इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। पूरा इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और इन लोगों ने 100 वीडियोस के थ्रू $17 मिलियन का प्रॉफिट भी जनरेट किया था। फिर कुछ विक्टिम सामने आए, इन पर एक केस फाइल किया गया और इन दोनों ओनर्स को 14 साल की सजा हुई। एक वुमेन जिसके वीडियो पर 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे, उसने कहा, "That ad seemed harmless, but it wrecked my life. I was robbed of my privacy, my dignity, and peace of mind. I was once viewed as a beautiful, fun-loving, strong woman and a daughter my parents were proud of, but Mr. Wolf shattered who I was." और सेम ही एलिगेशंस Pornhub पर भी लगे थे। इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारी गर्ल्स की कंसेंट के बिना उनका वीडियो अपलोड हुआ। Pornhub markets itself as a mainstream site for adult content, attracting 130 million users a day, which, by the way, is reportedly more than Netflix or Amazon. More than 30 women are now suing Pornhub's parent company, MindGeek. They accuse it of exploiting them for profit, posting and promoting graphic videos of revenge, even child, all in an effort to drive up revenue. इवन बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी वीडियोस को इस प्लेटफॉर्म पर उनकी वी के अगेंस्ट शेयर किया गया, उनकी कंप्लेंट्स के बाद भी माइंडगीक ने इस चीज पर कोई एक्शन नहीं लिया। ट्विटर पर #shutdown और इन जैसे ट्रेंड्स भी चलाए गए, और जब ज्यादा आउटरीच हुआ तो कैनेडियन पार्लियामेंट ने माइंडगीक पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर फाइनली कैनेडियन पार्लियामेंट ने भी इसको बैन कर दिया, और उन्होंने इस कंटेंट के ऊपर उनको बताया कि इसके अंदर देखने वालों का कंसेंट बहुत ज़रूरी है, एज लिमिट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ उनकी बहुत सारी साइट्स बैन हो गई। NSOSC ने Pornhub की पेरेंट कंपनी माइंडगीक को ऐसे 1 करोड़ वीडियोस को रिमूव करने के लिए फोर्स किया। ये सारे वही वीडियोस थे जो नॉन कंसेंशुअली अपलोड किए गए थे, या फिर इनका लिंक कहीं ना कहीं टैगिंग से थे। और फ्यूचर में एज, कंसेंट वेरीफाई करना, प्रॉपर ऑब्लिगेशंस लगाने का भी ऑर्डर दिया गया। साथ में प्रॉपर ऑडिट करने के लिए भी कहा गया। Pornhub पर ऑलमोस्ट हर साल 4 मिलियन फोटोज और वीडियोस अपलोड होते हैं, और इतने सारे कंटेंट को माइंडगीक के कुछ एम्प्लॉयज मैनुअली ऑडिट किया करते थे। इस कंटेंट को कंज्यूम करने की स्टार्टिंग एज 11 से 13 साल हो चुकी है, और 16 से 22 साल के एज ग्रुप में ये कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। समय से पहले एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर लेना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक सर्टेन एज तक आपके अंदर इमोशनल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता। बस वैसा नहीं सोच पाएगा जैसा वो कंटेंट कंज्यूम करने से पहले सोचा करता था। सैडली हमारी सोसाइटी में एडल्ट फिल्म्स और मूवीज ही सबसे बड़े सेक्स एजुकेटर। Women likes to be dominated, this or that। 7 कंट्रीज की 22 स्टडीज को कंपाइल करने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि जो लोग एडल्ट कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं, एक रिसर्च ये शो करती है कि while watching adult movies हमारा ब्रेन 4 गुना डोपामीन रिलीज करता है। हर एज में ये एडिक्शन खतरनाक हो सकता है, लेकिन स्पेशली अर्ली एजेस में ज्यादा डेंजरस क्यों है? अब देखो, हमारे फोरहेड में फ्रंटल एरियाज होते हैं जो इस जजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमें कितने अमाउंट में प्लेजर चाहिए। जब हमारे माइंड में डोपामीन ड्राइव हिट करती है, जो कि हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करती है जिससे कि हमें प्लेजर मिलता हो, तब ये फ्रंटल एरियाज उसी ड्राइव को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक तरफ डोपामीन ज्यादा की डिमांड करता है, और दूसरी तरफ ये फ्रंटल एरियाज हमें उस चीज के बारे में रैशनली सोचने के लिए फोर्स करते हैं।